नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। बायोलॉजी के सेशन में क्लास 12th का पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो है फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, यानी मादा युग्मकोद्भिद जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी आवृतबीजी पौधा। उस आवृतबीजी पौधे में जो फ्लावर होता है और फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जननिक भाग होता है, तो उसमें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिरकार वो एग सेल और इंडोस्पर्म यानी जो पोलर न्यूक्लियाई होती है, आखिरकार ये डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो उसको होने से पहले का जो सिस्टम है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन वो कैसे होगा, ये चर्चा हम आपके सामने करेंगे, जिसमें आपको गायनोसियम क्या होता है ये पता चल जाएगा, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर और उसके बाद एम्ब्रियो सैक, मतलब पूरी बातें एकदम डिटेल समझ आने वाली हैं। आप हमारे साथ बने रहें। जो क्लास 12 की बायोलॉजी पहला चैप्टर जो नीट लेवल में भी आप वहां पर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर हम आवृतबीजी पौधे में जो फीमेल पार्ट होता है यानी कि फ्लावर, तो जो पुष्प होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी मादा भाग जो होता है, फीमेल पार्ट, उस पार्ट का नाम जो है आपको पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। और इनका ग्रुप जो है, हम कहते हैं इनका ग्रुप जो है वो गायनोसियम कहलाता है, ठीक है ना। गायनोसियम यानी कि अगर हम बात करें पिस्टिल या कार्पेल की, तो पिस्टिल या कार्पेल होता क्या है, इसको हम बोलते हैं पुमंग। अगर बात जायांग का रूप देंगे, ठीक है ना, जायांग, या इसको कहेंगे स्त्री केसर, ठीक है ना, स्त्री केसर, और इसको बोलेंगे जायांग, ठीक है ना। अगर हिंदी की बात करते हैं तो स्त्री केसर से मिलकर के क्या बनता है, जायांग बनता है। और जायांग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, फ्लावर का यानी पुष्प का। अब ये देखते हैं कि आखिरकार एक गायनोसियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, पुष्प में वो किस तरह से दिखाई देता है, उसके मेन पार्ट क्या हैं। तो गायनोसियम जो है, गायनोसियम आपको तीन मेन पार्ट में नजर आएगा। एक पार्ट होगा इसका स्टिग्मा, और दूसरा जो होगा वो स्टाइल होगा, और तीसरा क्या होगा भाई, ओवरी होगा, यानी कि अंडाशय। वर्तिकाग्र हो गया, स्टाइल हो गई यानी वर्तिका, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ओवरी। ये तीन पार्ट किसका हो गया, गायनोसियम का। तो अब एक संरचना देख लेते हैं इसकी। आखिरकार ये जायांग जो आपका पिस्टिल है, इस गायनोसियम की संरचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या है। तो आपको गायनोसियम का स्ट्रक्चर देखना है, वो पहले आप देखेंगे गायनोसियम, ठीक है ना। आप यहाँ पर आए, देखें, जैसे इसमें आपको कई कई सारी बातें समझ आने वाली हैं। आराम से, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी चीज की, आप देखते रहें स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, जैसे मैंने एक ये वाला पार्ट इसको क्या बोला गया, स्टिग्मा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, यानी कि जो पुष्प होता है, पुष्प के शिखर भाग पर आपको गुच्छे के समान कुछ रचना मिलेगी, जो कैसा होता है, गोल होता है और चिपचिपा होता है, स्फेरिकल, यानी ये कैसा होगा, गोल होगा और चिपचिपा होगा। अब चिपचिपा क्यों होगा, क्योंकि भाई परागकण जब इस पर आके लैंड होता है, परागकण जब गिरता है, तो परागकण कहीं इधर उधर ना गिर जाए, इधर ना आ जाए, इधर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, H2O जल होता है और शुगर पाया जाता है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा हो जाता है, और परागकण उसे अवशोषित करके अंकुरण का काम करता है। यहाँ पर
दूसरा पार्ट जो आपको पतली पाइप सी ये लाइन दिख रही है, ये वाला पार्ट, इसको आप कहते हो कि ये क्या है, स्टाइल है। स्टाइल का मतलब वर्तिका होता है। वर्तिका क्या करती है, पॉलन ट्यूब को रास्ता देती है। पॉलन ट्यूब जो पराग नलिका है वो इस रास्ते से ऐसे होकर के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच जाए। यानी इसका काम क्या हो सकता है, पराग नली, ध्यान रखना, पराग नली को रास्ता प्रदान करता है, रास्ता देता है कि पराग नली जो है वो निकल जाए इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर परागकण अंकुरित होगा गिर करके इन सब पदार्थों को अवशोषित करके, तो पतली पाइप निकल के आएगी, तो ये पाइप इसी रास्ते से होकर के अंडाशय तक आएगी। अब तीसरा पार्ट जो ये फूला हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं, यानी कि अंडाशय कहते हैं इसको। आई होप यहाँ तक आपको बातें पूरी समझ आ गई। और ये फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है। तो अब देखिए, आपने गायनोसियम में क्या देखा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के क्या बना लिए, गायनोसियम बना लिए, यानी फीमेल पार्ट बना लिए, जायांग बना लिए। अब जायांग आपको दिखाई पड़ गया। अब इसके अंदर का कुछ स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि हमें ओव्यूल पढ़ना है और एम्ब्रियो सैक तक का स्ट्रक्चर पढ़ना है। गायनोसियम तो मैंने देख लिया, ये मिला करके क्या हो गया, गायनोसियम हो गया। अब थैलमस, यहाँ पर पुष्पासन वगैरह कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इसके पहले वाले वीडियो में फ्लावर का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको उसके पहले का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट कौन कौन से, कैलिक्स, क्रोला, थैलमस, ये सब जो है, एंडोसियम, गायनोसियम, तो वहां आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए बीच में एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं ऐसे, या ओवरी थोड़ी सी बड़ी बना लें, नहीं ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर एक ऐसे लाइनिंग आपको दिख रही है। अब लाइनिंग दिखने का क्या मतलब है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है प्लेसेंटा। इसको क्या बोलेंगे भाई, प्लेसेंटा बोलेंगे। इस प्लेसेंटा में कुछ बड़ा बनाते हैं भाई, बिना बड़ा बनाए आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखें, ऐसे, ठीक है, इतना काफी बड़ा हो गया। इस पूरे पार्ट को आपने क्या बोला था, जो फूला हुआ पार्ट था, इसका नाम था ओवरी, यानी कि अंडाशय। अच्छा, वैसे ये पौधे की बात हो रही है, फूल की नहीं, तो पता लगे ये एनिमल्स चल रहा है। एनिमल्स नहीं, प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक। तो इसके अंदर ये आपको कुछ बीच में ऐसे रचना दिखाई देती है फूल के अंदर, जिसे आपने क्या कहा, जिसे आपने नाम दिया प्लेसेंटा का, शायद दिख रहा होगा, प्लेसेंटा, जिसे क्या बोलते हैं, बीजांडासन, ठीक है ना, बीजांडासन बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा, जिसे अपरा या आंवल भी कहते हैं एनिमल केस में, ठीक है ना, अपरा या आंवल भी कहते हैं, तो लेकिन प्लांट के रूप में ये बीजांडासन है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर लगा होता है, आप इस तरह से देखेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, हम ऐसे समझने के लिए बना लिए ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो संरचना है, ये तो ये आपका पूरा टोटली हम कहते हैं गायनोसियम हो गया। लेकिन यहीं पर ये जो पार्ट है, जो गोल सा स्फेरिकल पार्ट इसमें दिखता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे भाई ओव्यूल, ठीक है ना, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल का मतलब क्या होता है, बीजांड, ठीक है ना। और यही बीजांड आगे चल करके क्या बनाता है, बीज बनाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो उगाते हैं जो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कौन, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब आओ यहाँ पर देखें, अब जैसे ये वाला पार्ट जो प्लेसेंटा, और ये जो प्लेसेंटा, ये लाइन कौन थी, प्लेसेंटा जो ब्लू कलर में आपको दिख रही भाई, ये प्लेसेंटा की लाइन। प्लेसेंटा और ओव्यूल जो ये गोलाकार रचना दिख रही है, ओव्यूल है। इन दोनों के बीच में डंडी दिख रही होगी, ये डंडी, इसको क्या बोल रहे हैं आप बताइए, इसको बोल रहे हैं आप फ्यूनिकिल। क्या बोलते हैं भाई, फ्यूनिकिल बोलते हैं। यानी कि इसका नाम क्या होगा, हिंदी में अगर देखें तो बीजांड वृंत कहते हैं इसको, ठीक है ना, बीजांड वृंत कहते हैं। जो किसको जोड़ करके रखा है, प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने वाली जो लाइन है या जिससे जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकिल बोलते हैं। अब
एक छोटा सा पॉइंट और आपको समझना चाहिए कि अब ये जो फ्यूनिकिल की लाइन है, फ्यूनिकिल और बीजांड जहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो आपका प्लेसेंटा वो फ्यूनिकिल हो गया, लेकिन ये यहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकिल जहां पर जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये, इसको आप क्या बोल रहे हो, जो जहां पर जोड़ है, इस जोड़ की बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस जोड़ को आप क्या बोल रहे हो, हाइलम, ठीक है ना, हाइलम कह रहे हो, यानी कि नाभिका जिसे कहते हैं, ठीक है ना, हाइलम। तो आपको समझ में आ गया हाइलम क्या है। हाइलम जो है ओव्यूल और फ्यूनिकिल का जोड़ है। ओव्यूल और फ्यूनिकिल के जोड़ को, जहां से जुड़े होते हैं, जोड़ को क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है ना, हाइलम, नाभिका कहते हैं, ठीक है, दोनों के जोड़ को। तो ये आपको इतनी बातें समझ आ गई भाई, ठीक है ना, कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कैसे है। ओव्यूल यानी कि जो गोल सी रचना दिख रही है, आप फ्लावर का जो काट कर देखेंगे ना, तो काफी अच्छा समझ आने वाला है उसमें। ये एक्चुअल में रियल में ऐसा फ्लावर के अंदर होता है भाई, नहीं तो आपको लगे यार पता नहीं ये सब होता है, नहीं सब होता है। तो इतना स्ट्रक्चर आपको कंफर्म हो गया भाई, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर जो है क्लियर हुआ। अब आती है ओव्यूल्स की संरचना। अब गायनोसियम तुम्हारा कंफर्म हो गया, ये गायनोसियम का पार्ट हो गया। अब इस ओव्यूल को पढ़ेंगे, इतने पार्ट को, बात समझ आ रही होगी। अब हम केवल क्या करेंगे, इतने पार्ट को निकाल लेंगे, अलग निकाल के पढ़ेंगे आखिरकार ओव्यूल का, बीजांड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो क्या ऐसे उसमें जितने पार्ट हैं वो सही हैं क्या हैं। तो यहां तक आप देख लीजिए इसको, ये सारी बातें कंफर्म हो गई। तो गायनोसियम हमारा क्लियर हो गया भाई। अब आती है बारी ओव्यूल्स की। ओव्यूल्स यानी बीजांड, तो इसको अब गायब कर देते हैं, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बारी आ रही है किसकी, ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल जो होता है बीजांड, ठीक है ना, बीजांड, तो अगर हम एक बीजांड का स्ट्रक्चर देखें तो उस ओवरी के अंदर बीजांड कैसे रहता है, तो आपको एक जनरल सा स्ट्रक्चर देते हैं कि उसके अंदर होता क्या क्या है, और उसी के साथ साथ में आपको एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन भी पूरा इसी में करवाने वाले हैं। आप बिल्कुल साथ बने रहिए ध्यान से। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ समथिंग लाइक ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, गोल सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर इंटेगुमेंट यानी कलर, सॉरी कवर, कवर इसकी ये इस तरह से, अध्यावरण ऐसे, फिर यहाँ पर एक लेयर और अगर देखेंगे ऐसे, क्योंकि आउटर और इनर इंटेगुमेंट होता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो, ये ध्यान रखना, जो ऐसे बना हुआ था स्ट्रक्चर, ये यहाँ तक के पार्ट की बात कर रहे हैं पूरा। अब इसके अंदर की जो लेयर है, इसमें क्या क्या होता है, अब वो वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। जो अभी ओवरी के अंदर बनाया गया था ना इस तरह से प्लेसेंटा से जोड़ करके, उसमें से एक निकाला गया, जो मैंने कहा अभी पीछे आप देख लीजिएगा बैक करके। तो अब ये जो लेयर है, बाहर की लेयर को आप बोलते हो आउटर लेयर या आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट बोलते हैं। और ये जो बीच इसके नीचे की लेयर है, इसको बोलते हैं इनर, इनर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। अच्छा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से आप ओनली इंटेगुमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, केवल इंटेगुमेंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं
अध्यावरण का काम क्या है, ये कैसी लेयर है, ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब इसके अंदर की जो सेल हैं, न्यूक्लियस सेल, बीजांडकाय कोशिका, उनको क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी प्रोटेक्शन देगी। किसको, इसके अंदर की जो सेल होंगी न्यूक्लियस कोशिकाओं की सुरक्षा करने वाली परत का नाम अध्यावरण है या इंटेगुमेंट कहते हैं। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है। किसका प्रोटेक्शन, न्यूक्लियस कोशिकाओं का। फिर अब ये लाइन जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ था, इसका नाम क्या होगा, वही है फ्यूनिकिल। और फ्यूनिकिल और बीजांड जहां पर आपस में जुड़े थे, ये वाला पोर्शन जहां पे जुड़े थे उसका नाम क्या था, ये वाला पोर्शन हाइलम था। ध्यान आ रहा है पीछे, हाइलम। ये अब देखो अब किस तरह से दिख रहा है हाइलम। अब देखिए जहां पर ये इंटेगुमेंट नहीं है, मतलब आउटर और इनर वॉल, देखिए यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं है, अभाव है। यहाँ पर ये कोई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं भाई इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार। किसको बोल रहे हैं, जहां पर इंटेगुमेंट क्या है, जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, उसे आप क्या बोल रहे हैं भाई, उसे बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, ठीक है ना। और माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर का पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं चलैजा। चलैजा यानी कि निभाग कहते हैं, ठीक है ना, निभाग बोलते हैं, चलैजा बोलते हैं। तो ये जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, ये उल्टा ओव्यूल है, ठीक है ना, उल्टा, जो कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर सीधा, मतलब बिल्कुल सीधा। कौन कौन है, चलैजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में है, जबकि फ्यूनिकिल क्या है, इसके बगल में, साइड में एक किनारे लगा हुआ। मतलब फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल क्या होते हैं, साथ होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, जबकि चलैजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में होता है। तो इस तरह के बीजांड को क्या बोलते हैं, उल्टा बीजांड, यानी एनाट्रापस है, ठीक है, एनाट्रापस, एनाट्रापस बीजांड, ठीक है ना। और एनाट्रापस बीजांड जो है वो सामान्यतः किसमें मिलता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यानी आवृतबीजी पौधों में सामान्यतः जो बीजांड मिलता है वो एनाट्रापस है। और एनाट्रापस बीजांड कैसा होता है, उल्टा होता है। कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 180 का बनाता है। कैसे, चलैजा ये और माइक्रोपाइल एक लाइन में दिख रहे हैं आपको, और जो माइक्रोपाइल के पास में जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फ्यूनिकिल यानी बीजांड वृंत दिख रहा है। शायद आपको ये पूरी बात यहाँ पर समझ आ गई। अब इसके अंदर ये जो इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट प्रोटेक्शन किसका कर रही थी, आपने देखा था, अभी आप सुने होंगे, न्यूक्लियस सेल। तो इसके अंदर कौन सी सेल भरी हुई है भाई, इसके अंदर बहुत सारी बीजांडकाय कोशिका भरी हुई है, बहुत सारी बीजांडकाय कोशिका हैं, ठीक है ना। ये इन सबका नाम क्या है, इन सबका नाम न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी बीजांडकाय कोशिका, क्या बोलते हैं इसको, बीजांडकाय कोशिका बोलते हैं, यानी कि कौन सी सेल है, न्यूक्लियस, ठीक है ना, यानी बीजांडकाय, ठीक है ना, न्यूक्लियस कहते हैं इसको। अब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ओव्यूल्स का, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ये ओव्यूल है, एक बीजांड है। बीजांड में क्या क्या होता है, आउटर और इनर लेयर होती है, जिसका नाम क्या है, इंटेगुमेंट है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन, न्यूक्लियस कोशिकाओं का। फिर उसके बाद जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उसको आपने क्या कहा, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, यानी जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन चलैजा कहलाता है, निभाग कहलाता है। और ये कैसा होता है, उल्टा होता है, 180 डिग्री पर होता है। और इस किस प्रकार का बीजांड है, एनाट्रापस बीजांड है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस प्रकार का बीजांड सामान्य रूप से मिलता है, तो एनाट्रापस मिलता है, ठीक है ना। कैसा होता है, उल्टा होता है। अब बात क्या समझनी, अब आपको ये समझना है कि ये जो न्यूक्लियस सेल है,
ये कैसी होती है भाई, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, द्विगुणित, यानी स्पोरोफाइट होती है। अब अगर ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, तो यहां पर अब हमें फॉर्मेशन किसका करना है, एम्ब्रियो सैक का, भ्रूण कोश का जो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अब जितनी भी न्यूक्लियस सेल हैं, इसमें देखिए जितनी भी न्यूक्लियस सेल हैं, इनमें से कोई एक सेल, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कोई एक सेल, कोई एक कोशिका, जो कोशिका माइक्रोपाइल एंड पर होगी, बीजांड द्वार की तरफ जो होगी, वो एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से साइटोप्लाज्म रिसीव करके, कोशिका द्रव्य को ग्रहण करके, पोषण को प्राप्त करके अपनी साइज को इंक्रीज करती हैं, अपनी साइज को बढ़ा लेती हैं, और उस सेल को एमएमसी कहते हैं, यानी मेगा स्पोर मदर सेल का नाम दिया जाएगा। अभी तक क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन जैसे उनमें से माइक्रोपाइल की तरफ जो नीचे वाली कोशिका है, यहाँ पर वो अपनी साइज में वृद्धि कर लेगी, तो उस कोशिका को एमएमसी बोलेंगे। तो अब इसमें से क्या करने वाले हैं हम, जो है एक कोशिका को जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसको बड़ा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आपको बड़ा करके इसी में दिखा रहे हैं, ऐसे समझने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर एक कोशिका रेड में आपको अलग दिखा, मतलब रेड कलर से दिखा दे रहे हैं भाई। ये एक कोशिका आपको इतनी बड़ी नजर आई, ये एक सेल, ठीक है ना, ये एक सेल, बाकी सेल आपकी वही न्यूक्लियस ही यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये भी 2n ही है। अब इस सेल को क्या बोल रहे हो, एमएमसी बोल रहे हो, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। तो अब इस मेगा स्पोर मदर सेल को क्या करते हैं, समझने के लिए हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब इस एक सेल को जिसने न्यूट्रिशन लेकर के अपनी साइज में बड़ी हो गई, उस सेल का आपने नाम रखा एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, दीर्घ बीजाणुधानी, सॉरी दीर्घ मात्र कोशिका जो कैसी हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है ना, साइज में बड़ी हो गई। अब इसको निकालेंगे बाहर, और फॉर्मेशन किसका करेंगे, एम्ब्रियो सैक का। ओव्यूल हो गया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कंफर्म। आपको हर एक चीज कंफर्म होती जा रही है, आप बिल्कुल आई। तीसरा, अब इसमें से किसको निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ओव्यूल को भी हटा देते हैं, ओव्यूल भी हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं, अब एक किसको निकालेंगे, एक एमएमसी। ये क्या है भाई, एक एमएमसी है, ये एक एमएमसी है जो उसके अंदर थी अभी ना, रेड वाली, उसका, इसका नाम क्या है, एमएमसी। एमएमसी का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि दीर्घ मात्र कोशिका, जो आगे चल करके क्या बनाएगी, मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा स्पोर बनाएगी। अब देखिए अब ये कैसी है, अभी तक 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। अब इसमें क्या होना है, इसमें होना है मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगर ये 2n सेल है तो इससे जो कंप्लीट मियोसिस होगा, वहां से 4 अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, 4 अगुणित कोशिका बनेगी। तो अब अगर जैसे मान लीजिए कोई सेल है, एक सेल है, ये 2n है, ठीक है ना, इस जब डिवाइड हुई तो 2 सेल बना ली, और ये 2n है तो ये कैसी हो गई, n, और ये भी n। अब ये फर्स्ट मियोसिस है, जब सेकंड मियोसिस होगा तो फिर कैसी सेल बन जाएंगी, फिर 2 सेल इससे बन जाती हैं। आप सभी को इतना जानकारी होगी कक्षा 11 में। ये सारी सेल कैसी हैं, n ही है। तो हमने जो यहाँ पर अभी हम बनाएंगे तो वो इसी की बात कर रहे हैं, ये वाली, ये सेकंड मियोसिस है, ठीक है ना, द्वितीय। तो अब देखिए जो फर्स्ट मियोसिस होता है वो अर्धसूत्री होता है, जो सेकंड मियोसिस है वो समसूत्री होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2n था, 2n से कितना हो गया, n मतलब 2 से कितना हो गया, 1, आधा हो गया। लेकिन यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर भी n है,
यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर भी n, यानी बराबर बराबर हैं ये सभी। इसका मतलब समसूत्री है। मियासिस फर्स्ट अर्धसूत्री होता है, जबकि मियासिस सेकंड समसूत्री होता है। ठीक है, इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, मियासिस डिवीजन। ठीक है ना, मियासिस डिवीजन हुआ तो हम कंप्लीट क्या कर रहे हैं, कंप्लीट सेल बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी बन जाएगी, 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। ये 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। यन इसको क्या बोला गया, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर बोला गया, यानी कि दीर्घ बीजाणु बोला गया। अब इसमें से ऊपर की तीन क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब एक कोशिका जो 1 मेगा स्पोर है, ये आगे चल करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो अब इसमें से जो है 3 नष्ट हो गई, एक कोशिका जो है आपकी ये नीचे वाली जो माइक्रोपाइल की तरफ थी, वो क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, आओ यहाँ पर कैसे, मतलब सारी बातें आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सब कुछ समझ आने वाला है। अब इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सबसे पहले क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्वतंत्र रूप से केंद्रक विभाजित होगा। अब केंद्रक विभाजित होगा, एक केंद्रक से कितना हो जाएगा, पहले 2 केंद्रक हो जाएगा। फिर सेकेंड माइटोसिस होगा, मतलब ये सब क्या चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस चल रही है। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन। अभी केवल केंद्रक डिवाइड हो रहा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब ये आगे चल करके 2 से कितने, यानी सेकेंड डिवीजन होगा, सेकेंड न्यूक्लियर, तो 2 से कितना बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा डिवीजन होगा, तीसरा डिवीजन, तो 4 से कितना हो जाएगा, 8, 4 दूना 8 हो गया, 8। अब यहाँ पर तीसरा डिवीजन हो गया, ठीक है ना, तीसरा न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होगा, सारी बात तो यहीं पर है। अब क्या होगा, अब कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस तो हो गई, यानी केंद्रक विभाजित हो गया, एक केंद्रक था 2 बन गया, 2 था 4 बन गया, 4 था 8 केंद्रक हो गया। कितने डिवीजन हुए, 1 2 3। ठीक है ना, और ये भी कैसा है, एक प्रकार से माइटोसिस है, एक प्रकार से माइटोसिस है, क्योंकि सभी यन ही हैं, कोई 2n या 4n नहीं हो गया, सारे यन हैं, एक ही मतलब यन ही है। ठीक है, अब इसमें क्या कराएंगे, साइटोकाइनेसिस कराएंगे। अब इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब, साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसके अंदर का जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो भी बटना शुरू हो जाएगा, यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, कोशिका भित्ति बनना प्रारंभ हो जाएगी। और प्लांट का तो एक मेन कैरेक्टर है सेल वॉल का बनना। अब हम आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ले लेंगे और सारी सेल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये अब ये जो है थैली क्या हो गई, बड़ी बना ले रहे हैं। अब देखिए ऊपर इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। अब ऊपर के देखिए जो 4 केंद्रक थे, उसमें से 3 केंद्रक ऐसे ऊपर आ गए, एक केंद्रक बीच में रह गया। नीचे के जो 4 थे, तो 3 केंद्रक, एक केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक और एक केंद्रक इधर कहाँ गया, बीच में आ गया। मतलब ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है बाद में। ठीक है ना, तो जब व्यवस्थित हो गया तो एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। यहाँ पर एक सेल ये, मतलब अब सब थैली बन गई, कोष के रूप में बन गया, ये ऐसे बन गया। ठीक है, यहाँ पर बन गया इस तरह से। इन तीनों सेल को आप बोलते हो एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स, यानी प्रतिमुख कोशिका। क्या बोलते हैं भैया, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच की सेल हैं, ये थोड़ा सा ऐसे बनाइए, इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा सा अलग आपको दिखना चाहिए।
ये जो बीच की बड़ी सी कोशिका दिख रही, मतलब 1 2 3 4 5 6 और बीच वाली कैसी हो गई, 7 कोशिका हो गए। तो बीच वाली जो सेल है इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ है, बीच में है, केंद्र में। या इसको सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं, सेंट्रल सेल यानी कि केंद्र कोशिका। तो अब केंद्र कोशिका में कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आओ, ये जो किनारे की दोनों सेल हैं, ये वाली, ये और ये किनारे की ये सेल और ये सेल, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलेंगे भैया, सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल्स, मतलब दोनों है तो मतलब सेल्स लिख देंगे, काम चल जाएगा भाई, ठीक है। सेल्स लिखने से इसको क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। आखिरकार किसमें सहायता करेगी, पॉलन ट्यूब को आने में, क्योंकि इसके पास यहाँ पर कुछ बाल जैसे, रोए जैसे कुछ संरचना होती है यहाँ पर इसके अंदर कुछ, तो इसको बोलते हैं फिलीफार्म एपरेटस, ठीक है ना। एपरेटस जो क्या करती है, पॉलन ट्यूब को रास्ता देती है, पॉलन ट्यूब को, परागनलिका को रास्ता देती है कहां पर आने के लिए, पॉलन सैक में, ठीक है ना। पॉलन, ये क्या बन गया, पॉलन सैक। तो पॉलन सैक, इसका नाम क्या है, पॉलन सैक, सॉरी एम्ब्रियो सैक, सॉरी एम्ब्रियो सैक। ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक। कैसा होता है, यन होता है एम्ब्रियो सैक। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एम्ब्रियो सैक का है, ठीक है ना। यानी भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर है। तो आपने सबसे पहले गायनोसियम समझा, उसके बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर, अब ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक समझ गए, ठीक है ना। तो अब देखिए एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर हम आपको कुछ बात लिखते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें हो गई, अब इसके बारे में कुछ बात बतानी थी आपको, समझानी थी। यहां तक हो गया। अब देखिए, जैसे इस समय क्या जानना समझना चाहिए आपको, कि ये जो आपका क्या है भाई, मतलब ये जो है एम्ब्रियो सैक जो होता है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाता है, गैमीट बनाता है, ठीक है ना, गैमीट। और गैमीट कैसा होता है, यन होता है। इसमें ये जो बीच वाली सेल है, इसको छोड़ ही दिए भाई, बीच वाली सेल को एग सेल कहते हैं। सबसे जरूरी सेल तो छूट ही गई थी, एग सेल, अंड कोशिका, ये बीच वाली अंड कोशिका है, ठीक है ना। अंड कोशिका, ये फीमेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका का नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक नाम है। फीमेल गैमेटोफाइट जो प्रदर्शित करता है उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। गैमीट कैसा होता है, हमेशा यन होता है, ठीक है। तो आपने आज एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर समझ लिए। ये किसके अंदर था, वो ओव्यूल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बनता है। और ये सब कब बनता है, जब परागकण मैच्योर होकर के उसके स्टिग्मा पर पड़ जाता है, तो ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है उस ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर कंफर्म समझ आई होगी। इसके लिए लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।